बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पैगाम पॉडकास्ट का नया एपिसोड एक नए मेहमान के साथ। हमारी आज की मेहमान शख्सियत एक नौजवान जापानी एंटरप्रेन्योर हैं। इनका ताल्लुक़ जापान से ज़रूर है, लेकिन ये पाकिस्तानी हैं, लेकिन जापानी नेशनलिटी होल्डर हैं। इनके पास जापानीज़ पासपोर्ट है। वहाँ पे बिजनेसमैन हैं। आज से 8 साल पहले जब वहाँ पे गए तो इन्होंने वहाँ पे लैंग्वेज स्कूल में एडमिशन लिया। वहाँ पे N1 लेवल तक जो है वो इन्होंने वहाँ पे लैंग्वेज सीखी। और आज इनसे हम जानेंगे बहुत सारी ऐसी बातें जो कि मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर हमारे जो नौजवान हैं उनको मालूम होना चाहिए। हमारे जो बिजनेसमैन हैं उन्हें पता होना चाहिए कि हमारे पास जापान में क्या अपॉर्चुनिटी है और वहाँ पे उनकी जो सोसाइटी है, उनका जो मुआशरा है, वो किस तरीके से उन्होंने जो है वो एथिक्स को और वैल्यूज़ को जो है वो एक्वायर किया है। उसे वो अपनी जो उनकी आपके नस्लें हैं या अपनी जो कौम है उसको वो आगे लेके बढ़े हैं। इसके साथ साथ कि अगर कोई यहाँ से पाकिस्तानी नौजवान अगर जापान जाना चाहे तो उसके पास क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं और उसके पास क्या वहाँ चैलेंजेस होंगे, तो इस हवाले से मुलाकात करते हैं। आइए जानते हैं हसन भट्ट साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। आपका बहुत शुक्रिया, आपका तशरीफ़ लाए, आपने वक्त दिया। नहीं सर, थैंक यू। आप ज़ाहिर बात है जापान से तशरीफ़ लाए हैं और पाकिस्तान की विज़िट पर हैं, तो मैं चाहा कि हम अपनी जो हमारे नाजरीन हैं उनको आपकी वसातत से जापानी माशरे का एक जो है वो झलक दिखाई जाए, उनसे तारुफ़ करवाया जाए। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि जब आप एक नौजवान के तौर पर, एक यंग पाकिस्तानी के तौर पर जब जापान जाते हैं तो आपको क्या अपॉर्चुनिटीज़ और क्या वहाँ पे चैलेंजेस जो हैं वो फेस करना पड़ते हैं? अच्छा सर, इसमें अगर आप अपॉर्चुनिटीज़ पे आते हैं तो अपॉर्चुनिटीज़ तो बेशुमार हैं, लेकिन वो जब तक आपको नज़र नहीं आती तब तक आप लैंग्वेज नहीं सीख लेते। मैं अपॉर्चुनिटीज़ को जापान में एक लैंग्वेज जो है उसको एक पर्दे की तौर पे तशबीह देता हूँ कि अगर ये एक पर्दा है आपके आंखों के आगे, अगर आप जापानीज़ लैंग्वेज अच्छे से कर लेते हैं, आप कम्युनिकेट कर पाते हैं लोगों से, आप लोगों से बातचीत अच्छे से, अपना मसला समझा पाते हैं, उनको आपके साथ जेस्चर या इशारों की ज़ुबान नहीं यूज़ करनी पड़ती, तो वो आपके साथ खुलते हैं। क्योंकि बेसिकली जापानीज़ जो इंट्रोवर्ट लोग हैं ये बहुत ज़्यादा पैसिव हैं, ख़ुद से बात नहीं करते, आपको पहल करनी पड़ती है। तो पहल करने के लिए आपको किसी से पोलाइट बात करनी है, किसी से तमीज़ से बात करनी है, तो उसके लिए आपको ये अच्छी ज़ुबान का होना लैंग्वेज होनी चाहिए ऑफ कोर्स। तो उसके लिए लैंग्वेज सर बहुत ज़रूरी है। और जैसे आप लैंग्वेज क्लियर कर लेते हैं, फिर आपको, चाहे आप स्टूडेंट पे अपना करियर बनाना चाहते हैं, आगे पढ़ना चाहते हैं, आप बिज़नेस करना चाहते हैं, आप जॉब करना चाहते हैं, कुछ भी अगर आप करना चाहते हैं तो आपको उसके लिए बेशुमार जो है ना वो अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आती हैं। और जापानीज़ जो सोसाइटी है ये हर एक के लिए बड़ी वेलकमिंग है। वेलकमिंग इन सेंस कि अगर आप वेलकमिंग हैं, आप पैसिव हैं, अगर आप पैसिव हैं तो वो खुद ब खुद वो भी बात नहीं करते। अगर आप पहल करते हैं तो आपके साथ बहुत फ्री, आपको प्रोएक्टिव होना पड़ेगा। प्रोएक्टिव होना पड़ेगा। ये जापान का जो है सर की ऑफ सक्सेस है लोगों के लिए कि अगर आप लैंग्वेज सीख लें और ख़ुद को प्रोएक्टिव रखें तो आपको आगे बढ़ के खुद आप तारुफ भी करना है और बात भी करनी है। बिल्कुल ऐसे सर। वो हमसे बात करते हुए हिचकिचाते, हेजिटेट करते हैं। अगर आप हेजिटेट करेंगे तो फिर बात वहीं पे स्टॉप हो जाएगी। आपको बेसिकली हेजिटेट नहीं करना, आपको बात करनी है। और हमारे यहाँ पे वो कहते हैं बात से बात निकलती है। तो मैं इसकी मिसाल ऐसे देता हूँ कि जब मैं शुरू में गया तो ऐसे भी हमारे दोस्त थे कि जिनको जापानीज़ खड़े होकर ये बता रहा है, उसके फ़ायदे की बात कर रहा है, उसको कह रहा है मेरे से ये गाड़ियाँ खड़ी हैं, इसको उठा के ले जाओ, और वो गाड़ियाँ 4-5 लाख येन की बिक सकती हैं, यानी कि पाकिस्तानी 10 लाख रुपए की बिक सकती हैं, और उसको यही समझ नहीं आ रही कि ये क्या बात कर रहा है। वो कह रहा था कि यार हसन देखना ये क्या कह रहा है। तो अगर मैं चाहता तो उसे कहता कि ठीक है मेरे से बाद में रब्ता करना, ये जो गाड़ियाँ हैं मैं तुमसे ले लूँगा। लेकिन ये है कि मेरी चूँकि ऐसी अप्रोच नहीं है, तो मैंने उसको प्रॉपर उसके साथ कम्युनिकेट करवाया और मैंने बताया कि ये बात क्या कर रहा है। तो ओबियसली उसने फिर उसमें से ज़ाहिर है अपना वो एक। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि लैंग्वेज सीख लेंगे तो आपके लिए एक यानी एक अपॉर्चुनिटीज़ का एक यानी आप कह रहे मैदान है आपके लिए। बिल्कुल सर। उसकी वजह यह है कि जापानीज़ जो पॉपुलेशन है नेगेटिव पॉपुलेशन है। यहाँ पे हर तीसरा बंदा 80 से अबव है। सही, ठीक है। उनके पास यंग जो जनरेशन है वो है ही नहीं, और हमारे पास एक ही चीज़ है इस वक्त, वो यंग जनरेशन, वो यूथ है, हमारे यूथ है। ठीक है। तो ये एक और जापानीज़ मार्केट में, लेबर मार्केट में या ओवरऑल मार्केट में एक गैप है जिसको हम फिल कर सकते हैं। अच्छा, जापान ने इसको ओपन फॉर ऑल रखा हुआ है।
अब ये हमारी एफर्ट कितनी है, हमारी एफर्ट पे डिपेंड करता है कि हम उस गैप को कितना फिल कर पाते हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई कोटा सिस्टम रखा हुआ है, जैसे सऊदीया दुबई का हमारा कोटा सिस्टम होता है कि आप इतने लोग साल के भेज सकते हैं, या कोरिया से भी ये कोटा सिस्टम चलता है, लेकिन जापान में ऐसा नहीं है। उन्होंने सबके लिए जो लेवल प्लेइंग फील्ड रखी है कि आप आएँ, आप जापान में लोगों को सेटिस्फाई करें, एम्प्लॉयर्स को सेटिस्फाई करें, और आप अपने लोग यहाँ। अच्छा, ये बताएं कि अगर कोई हमारा नौजवान यहाँ से जॉब के लिए या पढ़ने के लिए बाहर जाना चाहता है, तो वो जो जापानीज़ लैंग्वेज कहाँ से सीखे? यहाँ पाकिस्तान से सीखे, वहाँ से सीखे, कहाँ से सीखे? सर इसके लिए आपको इनिशियल जो स्टेप है, लेट सपोज अगर कोई जॉब के लिए जाना चाहता है तो वो पाकिस्तान से ही 6 महीने का एक कोर्स है जो N4 लेवल तक जाता है, वो उसको करना पड़ेगा, और उसके लिए एक ब्लू कॉलर जॉब के लिए इनफ है। बाकी प्रैक्टिस वो वहाँ जाके करता रहेगा, वो आगे बढ़ता जाएगा। तो जॉब के लिए तो ये इतना काफ़ी है। लेकिन लेट सपोज अगर कोई बंदा ग्रेजुएशन के लिए वहाँ जाना चाहता है तो उसको वो लेवल उस लेवल तक लेके जाए। वो N2 लेवल जब आप जाएंगे देन वो आपको यूनिवर्सिटी में एडमिशन देंगे। पहले तो ये बताया ना कि इनके लेवल कितने हैं लैंग्वेज? सर ये लेवल N5 बिल्कुल बिगनर लेवल होता है, N4 फिर इसको बेसिक लेवल कहा जाता है, फिर ये 3 और 2 देन 1, तो ये N1 तक जाते हैं। N1 बिल्कुल नेटिव लेवल होता है। तो जब आप मास्टर्स वगैरह में एडमिशन लेना चाहते हैं जापानीज़ में पढ़ने के लिए, देन आपको ये N1 रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन ग्रेजुएशन के लिए N2 रिकॉर्ड करते हैं। तो N2 अगर बंदा क्लियर कर ले तो मेरा ख्याल है उसके लिए बहुत सारे रास्ते खुल सकते हैं। अच्छा, आप चूँकि आपके पास N1 लेवल की मतलब जापानीज़ लैंग्वेज प्रोफिशेंसी है जी, तो आप क्या समझते हैं कि जब ये आपने N1 लेवल की जब की है तो उसके बाद क्या अपॉर्चुनिटीज़ थी आपके पास? आपने किस तरह से उसको एक्सप्लोर किया? सर उसको ऐसे एक्सप्लोर किया मैंने कि मैं ओवरसीज सब लोगों को कहता हूँ कि अल्लाह ताला की रहमत, आप वसल्लम की रहमत और माँ बाप की दुआओं के बाद हमारा आता है कि हम क्या करते हैं, हमारा इनपुट क्या है। तो मुझे लगता है कि मैंने जापान में जो कुछ अचीव किया, जो अल्लाह ताला ने मुझे तौफीक दी अचीव करने की, वो सिर्फ लैंग्वेज की बेस पे है। मैंने गाड़ियों का बिज़नेस इस्टेब्लिश किया, ठीक है, क्योंकि मेरी कम्युनिकेशन बेटर थी, मैं उनकी बात समझ पाया। मैं आपको उसकी छोटी सी मिसाल देता हूँ कि एक मेरा एडवाइज़र था वहाँ पे, वो मुझे 6 महीने ये बात बताता रहा कि आपको यहाँ पे गाड़ियों जो हैं लीज़, बैंक की लीज़ कंपनी है, उसके साथ आपको गाड़ियों का काम करना चाहिए, जिस पे किसी फॉरेनर की, मेरे इल्म के मुताबिक किसी फॉरेनर की अभी तक वहाँ तक रसाई नहीं है। तो वो मुझे 6 महीने बताता रहा और मैं उसको इग्नोर करता रहा कि यार ये लीज़, क्योंकि मेरे जहन में लीज़ पाकिस्तान का लीज़ था कि वो तो ऑटोमेटिकली लोग इंस्टॉलमेंट पे देते हैं और गाड़ी उनकी हो जाती है। तो जापान में लीज़ इट्स काइंड ऑफ रेंट। आपको अगर गाड़ी चाहिए, आपने लीज़ करवाई, जिस दिन आपने कहा मुझे नहीं चाहिए, उस दिन वो गाड़ी ले जाते हैं बैंक वाले, ठीक है। तो वो फिर वो क्या करते हैं, वो गाड़ियाँ हमको बेचते हैं। मैं फिर उनके, जब मुझे ये कम्युनिकेशन की बेस पे मुझे पता चला, जब उसने मुझे समझाया, देन मुझे लगा कि ये काम मुझे करना चाहिए। फिर मैंने गाड़ियों का काम जो कि बैंकों की लीज वाली गाड़ियाँ वो खरीद के तो फिर आप उसको यहाँ पे, मैं सर उसको पूरी दुनिया में भेजता हूँ। सही। वो मेनली मेरा जो डायरेक्ट जाती हैं वो अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में गाड़ियाँ जाती हैं। पाकिस्तान में मैं सिर्फ जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है, मेरे दोस्त हैं जो उनको, या पर्सनल रिलेशंस पे भेजता हूँ। पाकिस्तान में मैं लोकल काम नहीं करता, और लोकल भी मेरा वहाँ पे जापान के अंदर भी मैंने लोकल मार्केट को टारगेट करने के लिए एक लोकल शोरूम भी बनाया है। वहाँ पे भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, स्टाफ है वो सब चीज़ें देखता है। तो जापानीज़ लैंग्वेज, मैं वहाँ की लोकल गवर्नमेंट के साथ कोरोना में मैंने काम शुरू किया। हाँ, वो बड़ी एक एपिसोड थी कि उन्होंने आपको अप्रिशिएट भी किया, जी सर्टिफिकेट भी दिया। हाँ जी, तो वो मुझे उन्होंने बुलाया कि हमें ये प्रोडक्ट चाहिए। उन्होंने शुरू सिर्फ एक मास्क से हुआ, तो उनको एक कोटेशन आई, उन्होंने अभी बताया भी कि ये, मुझे उन्होंने बड़ा क्लियरली बता दिया कि हमें इतने की कोटेशन आई है, लेकिन डिलीवरी टाइम वो भी कह रहे हैं हमें पता नहीं। तो मैंने कहा अच्छा चले मैं आपको पता करके बता। तो मैंने अपने नेटवर्क में थोड़े से 1-2 फ़ोन किए, चाइनीज़ मेरे दोस्त थे, तो मैंने उन्हें कहा यार मुझे 20,000 मास्क चाहिए। तो उन्होंने कहा जब मर्जी ले जाओ। मैं बड़ा परेशान हुआ, मैं कहा यार वहाँ पे तो शॉर्टेज पड़ी है लोगों को। कहता यार नहीं, जितने मर्जी ले जाओ। मैंने कहा कि क्वालिटी का इशू तो नहीं है? कहते नहीं कोई इशू नहीं है, बेहतरीन किस्म के मास्क है। मैंने कहा, मैंने उसी टाइम जो है मैंने कॉल कर दी गवर्नर हाउस में कि आप ये मास्क मुझसे ले सकते हैं। कितने के? मैंने उसे तकरीबन आप समझ लें कि 40% कम रेट बताया। वो कहें कि डिलीवरी कब मिलेगी? मैंने कहा आप घंटे बाद ले लें। तो वो परेशान हो गए कि वाकई आप दे देंगे हमें ये चीज़? मैंने कहा जी बिल्कुल देंगे। अच्छा सर, वो मैंने जो है ना, वो अल्लाह के करम से वो मैंने जब सेम डे में उनको डिलीवरी दे दी, तो 2 दिन बाद उन्होंने मुझे फिर बुला लिया गवर्नर हाउस में। और जैसे मैं वहाँ गया तो एक पूरा बोर्ड रूम
जो है ना लोगों से भरा पड़ा था, और वो सब हॉस्पिटल्स वाले, ओल्ड एज होम वाले, वो लिस्ट लेके अपनी अपनी बैठे हुए थे, हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए। नॉट ओनली मास्क, उनको फेस शील्ड्स चाहिए थी उस वक्त, आपको पता है कि वो कवर करते थे, उनको मेडिकल गाउन्स चाहिए थे उनको उस वक्त, ये जो मेडिकल ग्लव्स जिसको हम नाइट्राइल ग्लव्स कहते हैं, ब्लू कलर के नॉर्मली ऑपरेशन के टाइम पे पहने जाते हैं, वहाँ पे लोग इंजेक्शन लगा नहीं रहे थे और लगवा भी नहीं रहे थे कोरोना में, क्योंकि वो मेडिकल ग्लव्स जापान में शॉर्ट हो गए थे। तो अल्लाह ने इज़्ज़त देनी थी, मैंने वहाँ पे जब उनको वो सारी चीज़ें अरेंज करवा के दी तो वो बड़ा खुश हुए। उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि ये चीज़ें हमें ऐसे ऐसे एक पाकिस्तानी ने अरेंज करवा के दी हैं और हम इसके बड़े शुक्रगुजार हैं कि इसकी वजह से हमने ये सारा कुछ, जैसे थर्मामीटर्स थे, उन्होंने स्कूल ओपन करने थे, स्कूल बंद थे, तो गवर्नमेंट पे ये प्रेशर था कि हम टैक्स लेते हैं, तो हम ओपन करने के लिए हमने इसकी काउंटर मेयर्स में क्या किया है। तो उस वक्त वो थर्मामीटर्स नहीं मिल रहे थे, मैं जो माथे पे लगा के बिल्कुल चेक करते हैं, मैंने सर वो उनको चाइना से अरेंज करवा के दिए। तो मेरी पूरी गवर्नमेंट यानी कि हमारे प्रोविंस में वो तकरीबन 10,000 उनको थर्मामीटर्स चाहिए थे, वो मैंने अरेंज करवा के दिए। तो इस सेंस में फिर मेरा एक लोकल गवर्नमेंट के साथ जो है ना बड़ा अच्छा ताल्लुक़ बन गया था। इवन कोरोना बहुत सारे लोगों के लिए एक अच्छी चीज़ साबित नहीं हुई, लेकिन इन टर्म्स ऑफ अगर मैं उसको देखूं कि मैंने एक मेरा रिलेशन बन गया गवर्नमेंट के साथ, उसके बाद माशाल्लाह मेरा बेहतरीन काम होता है गवर्नमेंट के साथ। गवर्नमेंट मुझे बल्कि ख़ुद डिफरेंट जगह पे इंट्रोड्यूस करते हैं, जिस तरह मैं लेबर का काम कर रहा हूँ तो वो मुझे फैक्ट्रीज़ के साथ इंट्रोड्यूस करते हैं कि ये पाकिस्तानी है, ये अच्छा है, तो ये लोग भी अच्छे लेके आएगा, तो आप इसको प्लीज़ जो है ना इसको करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सारा मेरा वहाँ पे पिछले 8 सालों में जो मैं काम करता रहा हूँ उसमें एक ये भी पार्ट था कोरोना में। तो बड़े अच्छे सर वहाँ पे दिन मेरे गुजर रहे हैं। एक आपका जो है वो गाड़ियों का बिजनेस है, एक आपका ये मेडिकल इक्विपमेंट जो है वो आप सप्लाई करते हैं हॉस्पिटल्स को और ओल्ड एज होम, और उसके अलावा आपका ये लेबर का और ये जो मैन पावर का जो है ये सर अभी रिसेंट पाकिस्तान से मैंने रिसेंट शुरू किया, लेकिन मैं नेपाल और फ़िलिपीन से मैं पुराना काम करता हूँ। ये बेसिकली जब मैं ये काम करता था तो पाकिस्तानी, आपको या व्यूअर्स को बड़ा अंदाज़ा होगा कि मोस्टली जो पाकिस्तानी हैं 95% पाकिस्तानी जो हैं वो ऑटोमोबाइल बिजनेस से इन्वॉल्व हैं। लेबर का तो आज से 4-5 साल पहले लोगों को पाकिस्तानियों को नॉलेज ही नहीं था कि जापान के अंदर भी इसकी क्या रिक्वायरमेंट, या बेसिकली इस फील्ड में जाते ही नहीं थे हमारे पाकिस्तानी। वो सीनियर चूँकि गाड़ियों का काम करते हैं तो हम भी गाड़ियों का करेंगे, वो हेल्प भी मिल जाती थी, नॉलेज भी थोड़ा सा ट्रांसफ़र हो जाता था, तो काफ़ी चीज़ों में लोगों को हेल्प हो जाती थी। तो देन जब एम्बेसडर हमारे थे वहाँ पे जिन्होंने बेसिकली ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जापान और पाकिस्तान के दरमियान, इम्तियाज़ अहमद साहब हैं, तो वो उनको जब पता चला कि मैं फ़िलिपीन से लेबर लेके आता हूँ, मैं नेपाल में मेरा अपना लैंग्वेज स्कूल है सर, मैं वहाँ से जो है बच्चों को लेके आता हूँ, तो उन्होंने कहा कि यार वाई नॉट फ्रॉम पाकिस्तान, आप पाकिस्तान से क्यों नहीं करते। तो देन वो मैं फिर इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हुआ और मैंने पिछले 2019 में बेसिकली ये हमारा प्रोजेक्ट साइन हुआ था, और कोशिश, कोरोना आ गया जैसे आप कह रहे हैं, तो वो इनबाउंड हो गए, सारे बंद हो गए थे। तो इस पिछले साल से बेसिकली हमारी ट्रांजैक्शन शुरू हो चुकी, हमारे लोग वहाँ जाना शुरू हो गए हैं और लोगों को अब हमारे बारे में पता चलना शुरू हो गया है। मैंने जहाँ पे भेजे हैं मुझे वहाँ से रिपीटेशन आ रही है, मतलब कि हमारे लोग अभी वहाँ पे माशाल्लाह ठीक काम कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए, जब आप ये कहते हैं कि मैन पावर को आप वहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाते हैं जी, कौन कौन से सेक्टर्स हैं कि जिनके अंदर आप समझते हैं कि वहाँ पे मैन पावर की ज़रूरत है? सर ओवरऑल वैसे तो बहुत सारे जापान में सेक्टर, मतलब किसी भी सेक्टर में आप चले जाएं आपको ज़रूरत है मैन पावर की, लेकिन जिसमें हम बहुत ज़्यादा जापान के गैप को कवर कर सकते हैं या जिसमें एज अ पाकिस्तानी हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, उसमें मैं 4-5 आपको लिस्ट कर देता हूँ। जिसमें सबसे पहला कंस्ट्रक्शन है सर, कंस्ट्रक्शन में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जापान में। क्या मुराद है उसके अंदर, मतलब मेसन चाहिए, लेबर चाहिए? सर उसमें बेसिकली मेन लेबर है, लेकिन आप उसमें हमारे जो सिविल इंजीनियर्स हैं उनकी बड़ी डिमांड है। और इसमें रोड और ब्रिज कंस्ट्रक्शन, आपको पता है जापान में चूँकि वो बेसिकली बहुत एक छोटा मुल्क है, यानी कि पाकिस्तान से आधा रकबा है उसका, और उस आधे में से 60% से ज़्यादा पहाड़ हैं, इसलिए जापान वर्टिकल जो डेवलपमेंट में बिलीव करता है, वो हॉरिजॉन्टल बड़े बड़े घर नहीं हैं, आपको वो विलाज नहीं नज़र आएंगे, बिल्डिंग्स हैं उसके अंदर छोटे छोटे अपार्ट्स हैं। जापान जो है वो उसको, जो उनके घर हैं उसको वो ना खरगोश की सुरंग की जो है ना वो तशबीह देते हैं, वो उसमें लफ्ज़ है उसागी गोया कि ये खरगोश का घर है।
तो इस तरह के उनके छोटे छोटे घर हैं। मतलब जब यहाँ से लोग जाते हैं, मेरे कुछ दोस्त हैं जो मिनिस्ट्री से जब वहाँ पे स्कॉलरशिप पे जाते हैं तो उनकी कॉल आती है कि ये होटल में तो हाँ हमें ऐसा लग रहा है हम डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, हमें यहाँ से निकालें। मतलब एकदम लोगों को इतना फ़र्क फील होता है, छोटे छोटे कमरे और वो सारी चीज़ें। लेकिन ये है कि वहाँ पे जो जैसे हमने बताया कि वो कैटेगरीज, अगली कैटेगरी अगर कंस्ट्रक्शन आ गई, उसमें दूसरी जो मेन है वो एग्रीकल्चर है, जिसमें हम बहुत ज़्यादा उनको कंट्रीब्यूट कर सकते हैं हमारे यहाँ पे कल, और उससे हम सीख सकते हैं कि वो एडवांस लेवल पे एग्रीकल्चर वहाँ पे करते हैं। वो लोग वहाँ से जब सीख के वापस आएंगे तो वो हमारे लिए बड़े बेनिफिशियल हो सकते हैं सर। तीसरी चीज़ इसमें अगर आप आएँ तो उसमें आती है सर इसको केयर गिविंग, जिसको जैसा कि आपको मैंने बताया कि नेगेटिव पॉपुलेशन यानी कि ओल्ड एज होम बहुत ज़्यादा हैं और यंग कम है, तो बूढ़ों को केयर की ज़रूरत है, केयर की ज़रूरत है। उसके लिए भी उनको लोग चाहिए, वो बहुत ज़्यादा, और उस पर वो स्पेशल पीआर भी देते हैं। कुछ एक उनके क्राइटेरिया अगर आप उसको मीट कर लेते हैं तो सबसे जल्दी पीआर इस कैटेगरी में आपको मिलती है जापान की। और उसमें फिर आप परमानेंट रेजिडेंस जो है। उसके बाद आप आते हैं उसमें फैक्ट्री के एरिया, जो जहाँ जापान आपको पता ऑटोमोबाइल इसको मदरलैंड कहा जाता है गाड़ियों का, तो उसमें मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज़्यादा है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बहुत ज़्यादा हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं। वहाँ पे आउटसाइड खाने का यानी कि कन्वीनियंस स्टोर पे ये लंच बॉक्स बने मिलते हैं, सैलड्स मिलते हैं, नूडल्स की बनी चीज़ें बनी मिलती हैं। तो इस तरह की फैक्ट्रीज़ में बहुत ज़्यादा ये 4-5 सेक्टर हैं जिसमें हम बहुत ज़्यादा उसको अच्छे से टैकल कर सकते हैं। अच्छा, एक कोई नौजवान, जैसे मैंने आपसे शुरू में पूछा, जाना उसको ज़रा मज़ीद कंसाइज कर लें। कोई हमारे जो यूथ है, हमारा कोई यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट है, कोई उसने कुछ सिंपल बीएस किया हुआ है किसी भी शोबे में, अगर वो चाहे कि मैं जापान जाना चाहता हूँ, तो आप क्या समझते हो, उसको आप क्या सजेस्ट करेंगे? अच्छा सर, इसमें कैटेगरीज, अगर वो मज़ीद आगे पढ़ना चाहता है तो इस ऑब्वियस को उसको उस लेवल तक जापानीज़ सीखनी पड़ेगी। अगर वो जॉब के लिए जाना चाहता है तो ब्लू कलर जॉब के लिए, तो उसके लिए 6 महीने का एक कोर्स है यहाँ पे पाकिस्तान में, वो ऑफ़र किया जाता है हमारे अपने इदारे में, ईडन टावर में, वहाँ पे भी ऑफ़र किया जाता है। और लाहौर में और माशाल्लाह बहुत सारे स्कूल पिछले 1-2 साल में बन गए हैं। मतलब 8-10 तो मेरे फिंगर टिप्स में हैं जो बन गए हैं। अच्छा, इसमें सॉरी इसी अंदर से बात आ गई कि लैंग्वेज सेंटर तो हैं, इंस्टीट्यूट भी हैं। अच्छा, उसकी क्वालिटी कैसे इंश्योर करेंगे कि हाँ ये? जी सर, ये बड़ा अच्छा सवाल है आपका। हमें जो सबसे ज़्यादा इशू आ रहे हैं वो इसी पे आ रहे हैं कि इंस्ट्रक्टर्स की बहुत ज़्यादा किल्लत है पाकिस्तान में, जापानीज़ इंस्ट्रक्टर्स की, अच्छे इंस्ट्रक्टर्स की क्वालिटी, जिस तरह आपने पूछा। तो उस चीज़ को भी दूर करने के लिए मैंने ऑनलाइन जापान से कंपनी हायर की है जो हमें ऑनलाइन पढ़ाएंगी, और ना कि सिर्फ वो हमारी प्रोडक्ट तैयार करेंगी, हमारे इंस्ट्रक्टर्स को भी पढ़ाएंगे। और विद द पैसेज ऑफ टाइम 2-3 मंथ के बाद जापानीज़ 1 महीने के लिए पाकिस्तान भी आएंगे, उनको मज़ीद पॉलिश करने के लिए। ऑनलाइन समाव वो चीज़ें डिलीवर नहीं हो पाती, लेकिन हमने बड़ी कोशिश की है कि हम बच्चों को वो इन्वायरमेंट दे सकें। जैसा कि हमने ऑनलाइन तो रखा है, लेकिन हमने बच्चों को कहा कि आप सेंटर में आके पढ़ेंगे, एक लोकल इंस्ट्रक्टर उनके साथ रखा कि उसकी नज़र हो उनके ऊपर। और वो जो ऑनलाइन चीज़ें पढ़ रहे हैं वो प्रैक्टिस भी हो। हम 4 घंटे की उनको क्लास देंगे, 2 घंटे उनकी प्रैक्टिस करवाएंगे, दिन में 6 घंटे हम उनके ले रहे हैं। तो इस सेंस में फिर हमारा चूँकि टारगेट है कि उनका टाइम ज़ाया ना हो, 6 घंटे अगर हमारे पास पढ़ें तो 6 महीने में वो N4 लेवल क्लियर करने की पोजीशन में आ जाए। कहाँ पे है आपका ये सेंटर जो है? सर ये मेन गुलबर्ग में जो ईडन टावर है उसके 5th फ्लोर पे हमारा ऑफिस है, साकुरा जिंजाई ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट के नाम से। ये तो नाम बड़ा मुश्किल है। सर इसके पीछे जो तरीका वो है, कॉन्सेप्ट है, मैं आपको बताता हूँ। साकुरा बेसिकली जापान का, अगर आपने कभी वॉलपेपर्स देखे हो ना कभी, कि वो सड़कें हैं और उसके ऊपर पिंक से पत्ते पड़े हुए हैं, वो बेसिकली चेरी ब्लॉसम होता है। ये जापान का कौमी फूल भी है, और पूरी दुनिया, और ये सिर्फ जापान में मिलेगा आपको। अगर किसी दूसरी कंट्री में मिलेगा ना तो वो जापान ने ही उसको गिफ्ट किया हुआ है। आप इसको अगर लेके जाते हैं, इसका अगर कोई सीड्स हैं या कुछ लेके जाते हैं तो वो इलीगल है जापान के अंदर। इसका ये बड़ा खूबसूरत फूल है जापान में, जो सिर्फ हफ्ते से 10 दिन के लिए आता है ये। अच्छा। और जापान आप जाएंगे तो उन्होंने पूरा साल सूखे दरख्त जो है ना संभाल के रखे होते हैं इस 10 दिनों के लिए। वाह। और जब ये आता है, यकीन करें सड़कें साफ़ सुथरी तो हैं वहाँ पे, और जब ये साफ़ सुथरी सड़कों पे ये गिरे होते हैं ना फूल, बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। तो हमें तो कभी कभी ऐसा लगता है कि हम वो जो बचपन में वॉलपेपर देखा करते थे उसमें आ गए, हम एक्चुअल में आ गए। तो ये साकुरा बेसिकली वो फूल का नाम है,
चेरी ब्लॉसम को जापानीज में साकुरा कहते हैं, और जिनजाई बेसिकली मैन पावर को कहते हैं। तो ये बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट ही है। हाँ जी, साकुरा जिनजाई। मैं आप सवाल को ये तक एक्सप्लेन करता हूँ कि अगर कोई यूथ, मतलब मैं सीखना चाहता हूँ, अब इतने इंस्टीट्यूट हैं, मुझे कैसे पता चलेगा ये वाला इंस्टीट्यूट जो है ना ये मुझे सिखाएगा और ये मुझे एक ख़ास अरसे के बाद एक ख़ास लेवल पे ले जाएगा? अच्छा सर, उसमें मैं चूँकि बहुत सारों को तो पर्सनली नहीं जानता, लेकिन 2-3 इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ। जैसे कि एक अल्सानिया जापानीज़ लैंग्वेज स्कूल है, जहाँ मैं ख़ुद भी जाने से पहले 3 महीने पढ़ के गया था। वो मेरे जो टीचर हैं उनका माशाल्लाह बहुत एक्सपोजर है, वो ख़ुद 12 साल जापान में रह के आए हुए हैं। सबसे पहले लाहौर में उन्हीं का इंस्टीट्यूट था, सबसे पुराना इंस्टीट्यूट उन्हीं का। मतलब जब मैंने भी सीखनी थी तो सिर्फ वही नज़र आते थे और कोई था ही नहीं। तो उनका वो लेवल भी N2 लेवल का है, उन्होंने ख़ुद भी क्लियर किया हुआ है। तो वो माशाल्लाह उनका टीचिंग में भी एक्सपीरियंस अच्छा। तो वो मैं उनके पास अगर मैं किसी को भेजता हूँ तो मैं बड़ा सेटिस्फाइड होता हूँ, टोटली सेटिस्फाइड कि ये ठीक हाथों में चला गया। उसके अलावा अगर लैंग्वेज की बात करें तो एक और हमारे शोए के नाम से स्कूल है, मकसूद साहब हैं, गार्डन टाउन में इनका है वहाँ पे ऑफिस, ये स्कूल वहाँ पे पढ़ाते हैं। तो ये एक मुझे लगता है कि इनका भी N1 लेवल है। अच्छा, इसमें मैं समझाना चाह रहा हूँ हमारे जो नाज़रीन को भी ये इल्म में आए कि बाज़ दफ़ा ना होता है कि इंस्टीट्यूट खुल जाते हैं जी, बच्चे एनरोल कर लेते हैं जी, वहाँ प्रॉपर इंस्ट्रक्टर होता नहीं। अच्छा, उनकी बलास से कि उनको जो है ना वो लैंग्वेज आए या ना आए, 2-3-4 माह जो है फीसें ली, उसके बाद बच्चे ने छोड़ दिया, सो के नो प्रॉब्लम, अगले बच्चे अगले बैच में और आ जाएंगे जी। तो इसके वाले से आप कुछ गाइड करें कि किस तरह से हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये इंस्टीट्यूट ठीक है? सर, उसमें यह है कि आप सबसे पहले जो वहाँ पे जाएं, और एक तो उनकी ऑथेंटिसिटी इस तरह पता चल सकती है कि वो पुराने कितने हैं, ठीक है। आप उनका पता कर सकते हैं कि कब से जापानीज सिखा रहे हैं। अगर तो वो नए नए हैं तो आप समझें कि वो बस बरसाती जो आते हैं हमारे पास लोग, वो वैसे हैं। जैसा मैंने आपको 2-3 इंस्टीट्यूट बताए हैं। अब हमारा चूँकि है नया, लेकिन हमने चूँकि पूरा एक इकोसिस्टम जापान से कनेक्ट किया है और हम इसको प्योर इस लेबर के लिए हम काम कर रहे हैं। जापान में चूँकि अभी तक जो ट्रेंड है वो ज़्यादातर स्टूडेंट वीज़ा पे, जो लैंग्वेज स्टूडेंट पे लोग जाते हैं वहाँ पे, उनका बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है। और हम लेबर के लिए अभी रिसेंटली चूँकि ये स्टार्ट हुआ है, तो हम इसको, मैं जो हमारा पहला बैच अभी मार्च में गया वो इंटर्नशिप्स का गया। हमने यूनिवर्सिटीज़ के जो लोग हैं वो फाइनल ईयर में जो लोकल यहाँ पे इंटर्नशिप करते थे, हम उनको जापान लेके गए हैं, पेड इंटर्नशिप्स करा रहे हैं वहाँ पे। तो वो माशाल्लाह मुझे लगता है कि वो साल में अपना 3-4 साल की जो उनकी फ़ीस है वो कमा के वापस आए। और जो उनको अब्रॉड का जापान जैसे एडवांस टेक्नोलॉजी कंट्री का जो एक्सपीरियंस और एक्सपोजर मिलेगा वो एक अलग चीज़ है। सर, फिलिपीनीज इसको कैश करते हैं। आप यकीन नहीं करेंगे कि फिलिपीनीज जब जापान में टाइम गुजार लेते हैं तो वो अमेरिका, कनाडा, यूरोप में वो अपने आप को सेल करते हैं कि हमारे पास जापान का एक्सपीरियंस है, हम इतनी सैलरी पे काम करेंगे, इससे कम हम काम नहीं करेंगे। तो ये एक हमारे बच्चों के लिए बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो जा रहे हैं वहाँ पे। अच्छा, ये बताएं कि जापानी मुआशरा जो है जी सर, उसको आप जो कि माशाल्लाह वहाँ पे रह रहे हैं, आपके बच्चे भी वहाँ पे हैं, शादी आपकी यहाँ पे हुई है, वहाँ पे फैमिली रह रही है, उस सोसाइटी में आप क्या समझते हैं कि बच्चे हमारे कितने सिक्योर हैं, कितने सेफ़ हैं, अकीदे के लिहाज से और अमल के लिहाज से कितने अच्छे मुसलमान वहाँ पे रह सकते हैं और हो सकते हैं? अच्छा सर, इसमें ना मेरा थोड़ा सा माइट भी पॉसिबल कि कुछ लोगों के साथ इख्तलाफ हो। मैं जो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों की परवरिश के हवाले से इस चीज़ का कायल हूँ कि वो ज़्यादा डिपेंड करता है कि आपके घर का माहौल कैसा है। मतलब अगर वालिद नमाज़ पढ़ रहा है तो बेटा भी पढ़ेगा, लेकिन सिर्फ मेरे कहने से बेटा कभी नहीं पढ़ेगा। तो जो लोग वहाँ पे, मैंने जैसे आपको हमारी डिस्कशन हो रही थी, मैंने बताया था कि मैंने कुछ जापानीज़ वुमेन्स ऐसी देखी हैं जो मुसलमान हुई हैं और उनके बच्चे 5 वक्त के नमाजी हैं वहाँ पे, ठीक है। इस सेंस में तो घर का माहौल पे डिपेंड करता है। अगर आपने घर का माहौल अच्छा रखा है तो बच्चे आपके बेहतरीन किस्म के जो है ना वो मुसलमान बन जाते हैं। नमाज, और इससे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ है जो हमारे यहाँ पे कम होती जा रही है, मैं जो रिसेंट ईयर्स में देख रहा हूँ कि लोगों में अखलाकियात कम होती जा रही हैं। आपको जापान में ना वो एक अनदर लेवल पे मिलेंगी। आपको वहाँ पे जो हमारे अंदर जो एक मैं होती है ना सर, वो मार देते हैं आपकी बचपन में। कैसे मारते हैं मैं आपको बताता हूँ। जैसा कि जापान के स्कूल्स में आपको स्वीपर का कॉन्सेप्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। बच्चे अपने स्कूल के टॉयलेट, अपने जो हैं क्लासरूम्स, अपना जो कैफेटेरिया सब खुद साफ़ करते हैं, ठीक है। बच्चों को आदत है कि अगर उन्होंने अपना खिलौने किंडर गार्डन में आ जाए, बच्चे ने अगर खिलौना खेल रहा है तो उसने जाने से पहले अपने खिलौने अपनी अपनी जगह पे रख के जाना।
रास्ता क्रॉस कर रहा है, अगर उसको किसी ने रास्ता दिया है तो उस पे लाजिम है कि जब वो क्रॉस कर ले उसने खड़े होके झुक के अगले को थैंक यू करके फिर आगे जाना। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं ये हमारे वहाँ पे माशरे में उनमें, और बैठ के खाना। मेरा बेटा जब वहाँ किंडरगार्टन में जाना शुरू हुआ तो सर महीने बाद ना वो कहता था मुझे टेबल ला के दें, मुझे चेयर ला के दें, मैंने घर पे ना टेबल चेयर पे बैठ के खाना खाना है। उससे पहले वो घूम फिर के खाना खाया करते, ऐसे बच्चों की आदत होती है घूमते फिरते। तो एक महीने में उन्होंने ना उसको लाइन पे ला दिया कि आपने सब ने बैठ के खाना है और एक जगह पे बैठ के खाना है और इस टाइम पे खाना है। ये नहीं है कि 2 बजे खाना खा रहे हैं, 12 बजे खाना खा लेना आपने 12 से 1 और फिर आपने सो जाना है, ठीक है। फिर उसने जब उठना है और फिर उसने वहाँ पे स्नैक्स टाइम उसके स्नैक लेने हैं। तो ये चीज़ें हमें बड़ी हेल्पफुल होती हैं। तो माशरा ओवरऑल बहुत ही पोलाइट है, तहजीब याफ्ता है। झूठ सर ये मैं अब रिसेंट नहीं पता, लेकिन 3 साल पहले मैं एक जगह पे पढ़ा था कि दुनिया में सबसे कम झूठ बोलने वाले बच्चे जापानीज़ थे। झूठ तो है ही नहीं ना, वो कहते झूठ क्या होता है जापानीज़ में, तो वो तो बिल्कुल नहीं, वादा खिलाफी नहीं सर। और टाइम इतने पक्के कि आप बस 1 मिनट लेट का मतलब है लेट। इसकी मिसाल यहाँ से लें कि अगर ट्रेन भी 10 मिनट किसी वजह से, किसी एक्सीडेंट की वजह से, कोई रास्ते में कुछ हो गया, लेट हो गई है, तो जो उसका अटेंडेंट होते हैं वो जहाँ से आपका एग्जिट होता है वहाँ पे खड़े होकर झुक के माफ़ी मांग रहे होते हैं और आपको एक स्लिप हैंड ओवर कर रहे होते हैं कि आप जहाँ पे जा रहे हैं, आपका टाइम था वहाँ पे, आप लेट हो गए हैं, आप प्लीज़ ये जाके दिखाइएगा उन्हें कि आप ट्रेन की वजह से लेट हुए हैं, अपनी वजह से लेट नहीं हुए। और जापानीज ट्रेन तो दुनिया में एग्जांपल हैं उनकी, जी सर, एक्यूरेसी जो है बहुत एक्यूरेसी सर। हाँ जी, मतलब मेरे साथ पहली बार जब मैं जापान से वापस आ रहा था तो मैं एयरपोर्ट तक ट्रेन पे आया, तो पहली बार ट्रेन में बैठा, जापानीज़ भी मुझे नहीं आती थी, तो मैंने उसे टोक्यो चूँकि बड़ा स्टेशन है तो वहाँ पे आपको इंग्लिश बोलने वाले समहाउ मिल जाते हैं। तो मैंने सोचा कि इसी से मैं पूरा रूट समझ के चलूँ यहाँ से, ताकि मुझे आगे जाके इशू ना हो। तो वो मुझे बड़े ताकीद से समझा रहा है कि 9:10 पे जो ट्रेन आएगी तुमने उसमें बैठना है, जो 12 मिनट पे आएगी या जो 8 मिनट पे आएगी उस पर नहीं बैठना। तो मैं बड़ा परेशान था कि ये क्यों मुझे ये बात कर रहा है। 2 मिनट की 2 मिनट कहता है, वो 2 मिनट के हिसाब से वो दूसरी जगह जाने वाली ट्रेन आएगी, तुमने अपनी 10 मिनट वाली पे बैठना है। इतनी एक्यूरेसी है सर उनमें। किसी एक्सीडेंट की वजह से लेट हो जाए वो एक अलग बात है, वो तो मिस हैप हो जाते हैं, नेचुरल चीज़ें हैं, लेकिन बेसिक उनमें लेट होने का कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर है तो बिफोर टाइम, अगर किसी के साथ मीटिंग है, आप लेट हो रहे हैं, आपको ना करीब आधा घंटा पहले उसे बताना है मैप पे देख के कि मैं इतने बज के 10 मिनट लेट हो रहा हूँ, 15 मिनट लेट हो रहा हूँ। तो ये नॉर्मल चीज़ें हैं वहाँ पे। तो मेरा चूँकि प्रोफेशनल करियर सारा जापान में रहा है सर, तो मैं यहाँ पे आके बड़ा मुश्किल में आ जाता। यहाँ तो फिर यहाँ तो मतलब मुझे 1-2 दोस्त कहते हैं कि यार अगर तुम कहीं जाते हो 10-15 मिनट लेट भी हो जाते ना तो तुम्हें गुस्सा नहीं करेगा, वो कहेगा नहीं आप टाइम पे आए। लेकिन मुझे वो लगता है कि अगर मैं किसी वजह से ट्रैफिक में, अनप्रिडिक्टेबल होती है यहाँ की ट्रैफिक्स जो हैं, तो मैं अगर कहीं लेट हो जाना तो वो मुझे एकदम से अंदर ना वो शुरू हो जाता है कि यार मैं किसी को फ़ोन करके बता दूँ मैं लेट हो रहा हूँ, मैं टाइम से नहीं पहुँच रहा। तो लेकिन यहाँ पे वो चीज़ें नॉर्मल है, तो इस हवाले से बड़ा बेहतरीन है। अच्छा, वहाँ पे ये फरमाइए, जैसे अभी आप बता रहे हैं कि वहाँ पे बच्चों के बारे में कहा कि अपने घर का माहौल ऐसा होता, मस्जिदों के अंदर कोई वहाँ मस्जिदें हैं? बिल्कुल हैं सर, मदरसे भी बने हैं अब माशाल्लाह, लोग वहाँ पे हिफ्ज़ करते हैं सर अब जापान में। मस्जिदें बड़ी बेहतरीन किस्म की हमारे यहाँ पे लोग, आपको पता है हम मुसलमानों में टैक्स देने का जज्बा हो ना हो, हम जो है इस तरह के वेलफेयर वाले काम में हमारा जज्बा माशाल्लाह बड़ा होता है। तो वहाँ पे भी लोग पैसे देते हैं, मस्जिदें बनती भी हैं, मस्जिद हम डेली देखते हैं जुम्मे में कि किसी मस्जिद के लिए वो जो है ना वो चंदा इकट्ठा कर रहे होते हैं, लोग खूब बढ़ चढ़ के देते हैं और उसको चलाते भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कब्रिस्तान बने हुए सर हमारे वहाँ पे, और ख़ुद ख़रीदे हुए हमने। मस्जिद की कम्युनिटी जो है, जो कमेटी है वो मिलके ख़रीद लेती है, उसके बाद लोग अपने अपने जो जितने पैसे दे सकता है वो अपने हिसाब से दे के सर ख़रीदता है। अच्छा, तो जुमे की नमाज के लिए वहाँ पे इजी एक्सेस होती है? बिल्कुल सर। अच्छा, वैसे हमने ये सुना है कि अमेरिका वगैरह में बहुत दूर दूर होते हैं मराकज़, तो जापान में क्या सूरत हाल है? नहीं सर, बड़े मतलब एरिया वाइज डिपेंड करता है। टोक्यो के गिरदोनवा में बहुत सारी मस्जिदें और करीब भी हैं, लेकिन अगर आप बहुत ही किसी साइड पे रह रहे हैं तो देन थोड़ी सी मुश्किल होती है आपको। अगर आप बिजनेस पर्सन तो नॉर्मली सर सारे जुम्मे के टाइम आते हैं, क्योंकि वो अपनी मर्ज़ी से टाइम अपना सेट कर सकते हैं। तो जो जॉब करते हैं किसी पे, ऑब्वियसली उनको थोड़ी मुश्किल होती है, लेकिन जापानीज़ वाले से सर बड़े जो है ना वो ओपन है। मैं ऐसी फैक्ट्रीज़ को जानता हूँ जिन्होंने जुम्मे के लिए
एक जगह मुख्तस की हुई है कि अगर 10 लोग किसी फैक्ट्री में काम करें तो वो कहते हैं एक इमामत करा के वहाँ पे जुम्मा पढ़ सकते हैं। तो जापानीज़ ने अपनी फैक्ट्री के अंदर ये पूरी छूट दी हुई है, उनमें कोई ये ऐसा नहीं है कि आपने ये नहीं करना, नमाज नहीं पढ़नी, आप अपने फ्री टाइम में नमाज पढ़ना चाहते हैं बिल्कुल पढ़ें। कई फैक्ट्रीज जहाँ पे मुस्लिम बहुत ज़्यादा हैं उन्होंने तो बाकायदा नमाज का ब्रेक रखा हुआ है, वो उनको एडजस्ट कर लेते हैं। नॉर्मल जापानीज सिगरेट का ब्रेक लेते हैं, तो जो नमाज पढ़ने वाले हमारे मुसलमान हैं वो नमाज का ब्रेक ले लेते हैं। तो 10-1 मिनट में नमाज अगर आप पढ़ें तो पढ़ी जाती है, तो वो सिगरेट पी लेते हैं, ये नमाज पढ़ लेते हैं। बच्चों की एजुकेशन के हवाले से बताइए कि उस माशरे में क्या आप देखते हैं, उनकी खसूसियात क्या हैं? पहली खसूसियत ये है कि 6 साल तक बच्चे वहाँ पे स्कूल, मतलब जो स्कूल होता है प्रॉपर जहाँ पे पढ़ना होता है वहाँ पे उसका दाखिला ही नहीं होता, ठीक है। वो बच्चे किंडरगार्टन में जाते हैं, वो मैनर्स सीखते हैं, वो उठना बैठना कैसे है, खाना कैसे है, लोगों से बात कैसे करनी है, किसके साथ कैसे बात करनी है, बड़ों से कैसे बात करनी है, और खेलना है तो किस तरीके से खेलना है। ये सारी दुनिया जो पढ़ाई के अलावा जितने हमारे वो मैनर्स हैं, जो नॉर्म्स हैं, वो सीखते हैं 6 साल तक। उसके बाद जाते हैं वो एक्चुअल अपनी पढ़ाई में। उसमें भी सर जो जहाँ तक मैंने देखा है, क्योंकि मेरी रिसेंट मेरे बड़े भाई के बच्चे वहाँ पे गए हैं, तो उसको मैंने बच्चों को स्कूल में बड़ा बच्चा उसका वो माशाल्लाह 12 साल का, तो उसका दाखिला करवाया हमने स्कूल में। तो वो इतने उनका जो करिकुलम हमने देखा है वो ऐसा है कि बच्चों को एक तो वो स्पोर्ट्स की तरफ बड़ा तवज्जो दिलाते हैं कि सिर्फ किताबी कीड़े नहीं बनना आपने क्रिएटिव काम भी करने हैं, आपने स्पोर्ट्स पे भी हिस्सा लेना है, आपने पढ़ाई भी करनी है। और बैग ऐसे होता है उसका, जैसे मतलब बैग तो होता ही नहीं है, किताबें सारी स्कूल में ही होती हैं। हमारे यहाँ पे जो हमने बच्चों को गधों की तरह लादा होता है, ये काम वहाँ पे नहीं है। बच्चे का सारे कोर्स की जो हिफाजत है, जो उसका वर्क बुक्स है, सब स्कूल में होती हैं। उसने सिर्फ अपनी रूटीन की चीज़ें, जिसकी उसको जैसे छतरी, ठीक है, बारिश, मौसम वहाँ पे अनप्रेडिक्टेबल होता है, किसी भी वक्त बारिश हो सकती है, तो आपकी वो चीज़ें आपके साथ होनी चाहिए। और रूटीन में अगर आप, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कैफेटेरिया भी खुद साफ़ करना होता है, तो वो प्रॉपर जैसे एक रेस्टोरेंट में वेटर काम करता है, उसको वो एप्रन पहना के, सर के ऊपर वो एक पहना के रुमाल सा, हेड कवर जो होता है, तो वो काम करते हैं। और वो चूँकि धोना होता है तो वो बच्चे अपने घर लेके आते हैं, ठीक है। वो और वो कोशिश ये करते हैं कि ये बच्चा काम खुद करे। फिर उसमें जो बच्चों को जो है ना, जैसे मैं बताया कि वो बोझ नहीं डालते। एजुकेशन सिस्टम सर मैट्रिक तक, जिसको अगर हम कह लें कि सेकेंडरी जो एजुकेशन सिस्टम, वहाँ तक उनका फाइनल टेस्ट सिस्टम नहीं है। इसकी वजह से वहाँ पे लोग, आपको लिटरेसी रेट ज़्यादा है, कोई भी ऐसा जापानीज़ नहीं मिलेगा जिसको जापानीज़ लिखनी पढ़नी नहीं आती। हमारे यहाँ पे लोग ऐसे भी जिनको उर्दू नहीं आती, हमारी अपनी ज़ुबान होने के बावजूद। उसकी वजह ये है कि बेचारा अगर 1 क्लास में फ़ेल हो गया ना, तो उसको 2 में जाने की इजाज़त ही नहीं मिलती। जापान में वो डेली बेसिस पे बच्चे को मॉनिटर करते हैं, उसके छोटे छोटे क्विज़, छोटे इस तरह के टेस्ट, उसके ऊपर असेसमेंट होती है। वो ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि सेकेंडरी तक उसकी कोई वो फाइनली टेस्ट नहीं है, कोई एनुअल एग्ज़ाम नहीं है कि जिसकी बेस पे वो प्रमोट होगा, वो फर्स्ट आएगा, वो सेकंड आएगा। इवन स्पोर्ट्स में अगर आप उनकी मोटिवेशन का तरीका देखें कि जो फर्स्ट सेकंड थर्ड जो जिस पोजीशन पे आता है उसको उसका सर्टिफिकेशन मिलती है। सही, ऐसा नहीं है कि कोई 10वें नंबर पे आया तो उसको सर्टिफिकेशन नहीं मिलेगी, वो 10वें नंबर पे आया तो उसको 10वें नंबर की सर्टिफिकेट। आप भी वैसे ही हैं, ऐसा नहीं है कि आप 10वें नंबर पे हैं तो आपको कोई जो है सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। तो फर्स्ट वाले को भी वही, 10th वाले को भी वही। तो ये उनको बच्चों को जो ये चीज़ें बच्चों में कॉन्फिडेंस पैदा करती हैं वहाँ पे, और वहाँ पे आपको कोई बंदा भी वो अनपढ़ नहीं मिलेगा सर। अच्छा, मतलब ये बताइए कि एक नौजवान इस पाकिस्तानी माहौल से गया है, यहाँ पे किसी बात की परवाह नहीं करता, कोई टाइम मैनेजमेंट नहीं है, कोई उस तरह से स्किलफुल वो चीज़ें उसके पास स्किल्स नहीं है, वो मैनर्स नहीं है, तो वो मिसफिट नहीं होता उस माशरे के अंदर जो इतना डिसिप्लिन्ड है और इतना यानी वेल मैनर्ड है? अच्छा, उसमें सर शुरू में मुश्किल तो होती है। मैं भी जब गया था मुझे भी मुश्किल हुई थी, ख़ास तौर पे। हालांकि मेरी बड़ी अच्छी ट्रेनिंग थी मेरे फादर की तरफ से, वो पाकिस्तान में भी बहुत टाइम के पाबंद हैं, लेकिन उसके बावजूद आपको पता है कि हम जिस माशरे में रहते हैं फिर उसका थोड़ा सा फ़र्क तो पड़ता है। तो ओवरऑल थोड़ी सी थी हम में भी वो लेजीनेस था। तो मैं, लेकिन जहाँ वहाँ पे गया, एक तो इन्वायरमेंट का सर बहुत जल्दी हम पे फ़र्क आता है इंसान के ऊपर, तो वो चीज़ों को ना जल्दी मैनेज करने की कोशिश करता है कि अगर जो सिंसियर पर्सन है, कि जिसको लगता है कि मैंने सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करना है और मैंने सोसाइटी के अगर साथ चलना है तो मुझे ये सारी चीज़ें फॉलो करनी पड़ेंगी। दूसरी ये चीज़ कि इन चीज़ों को टैकल करने के लिए ही हमने जो एक प्रोग्राम यहाँ पे शुरू किया, तो हमने एक बच्चे का पूरा साल मांगा है उससे। हम 1 साल के अंदर उसको उसकी लैंग्वेज ट्रेनिंग कराएंगे पहले 6 मंथ, फिर उसकी साथ साथ मैनर्स की ट्रेनिंग तो चलती रहेगी, फिर हमने उसकी 3 महीने स्किल ट्रेनिंग का जो है ना एक प्रोसेस रखा हुआ है
कि स्किल्स की जिस भी स्किल पे वो जाना चाहता है, वो केयर गिविंग में जाना चाहता है तो उसको ऑनलाइन ऑफलाइन मिला के हम उसको स्किल ट्रेनिंग कराएंगे। अगर वो बच्चा किसी एग्रीकल्चर में जाना चाहता है तो उसको जापान के एग्रीकल्चर के नए नए मेथड्स हैं वो थ्रू वीडियो बताए जाएंगे कि इस तरीके से वहाँ पे चीज़ें की जाती हैं। बहुत सारी चीज़ें मशीनरी पे हैं दो के, लेकिन उसके बावजूद ज़ाहिर है हाथ से करने वाला काम होता है। तो हमने बच्चा वहाँ जाके मिसफिट ना हो, इसलिए हमने ये सारी चीज़ें उसको यहीं पे जितना मैक्सिमम हम कर सकते हैं हम कोशिश करते हैं कि उसको यहीं से वो ट्रेन उसके दिमाग में वो फीड करके भेजा जाए। तो उसके बावजूद एक और इसमें स्किल के हवाले से मैं ऐड करना चाहता हूँ कि नॉर्मली हमारे यहाँ पे परसेप्शन है कि जापानीज़ चूँकि बहुत एडवांस हैं तो हमें जब तक उस लेवल की स्किल्स नहीं आएंगी हम जापान नहीं जा सकते। अच्छा, जापानीज़ सर इस चीज़ में बड़े ओपन है, उन्हें पता है कि हम बहुत एडवांस हैं। तो अगर हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्किलफुल बंदा भी वहाँ पे जाएगा तो वो वहाँ पे जाके वो नॉर्मली हो जाएगा, नॉर्मल होगा। तो वो कहते हैं कि आप स्किल पे इतनी टेंशन ना दें, हमारी रिक्वायरमेंट मेन है वो लैंग्वेज है। आप लैंग्वेज अच्छे से करके आएँ ताकि हम जो आपको बताएं वो आपको समझ आए। जब आपको वो समझ आएगा तो, और चीज़ें इतनी ऑटोमेटेड हैं यहाँ पे, मशीनरी पे काम होता है सर, वेल्डिंग रोबोट से होती है सर। आपने सिर्फ मशीन पे पीस फिट करना, वो वेल्डिंग होगी, CNC मशीन्स हैं, बहुत सारा एडवांस चीज़ें हैं। तो वो कहते हैं कि हम आपको जो समझाएं आपको समझ आ जाए इस लेवल की आप लैंग्वेज सीखें, स्किल जो है ना हम आपको आहिस्ता आहिस्ता स्किल अप करते रहेंगे। तो इस मामले में वो जापानीज़ बड़े ओपन है। और कुछ एम्प्लॉयर्स तो ऐसे हैं वो कहते हैं बिल्कुल कोरा बंदा ला के दें हमें। उसकी वजह ये है हम सिखाएंगे उसे। उसको ज़्यादा आसान है कोरे बंदे को सिखाना बजाय उसके कि जिसके गलत पैटर्न जो है ना वो फिक्स हुए हैं वो उस पर वो जो है ना रिजिड हो गया है कि नहीं, क्योंकि इससे पहले कि वो हमें आके बताया कि ये आपका ऐसे नहीं, ये काम ऐसे होना चाहिए, तो वो जब वो कोरा आएगा तो वो हमारे पैटर्न्स पे काम करेगा। अच्छा, ये बताइए कि एक यानी कोई प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हो, यानी उसकी अहलिया अगर पर्दा करती हैं, बंदा जो है वो बारिश है, दाढ़ी वाड़ी टोपी शोपी के साथ वहाँ पे रहता है, काम करता है, तो उनके लिए वहाँ पे रहना कोई ऐसा तो नहीं है कि वहाँ पे उनको वहाँ पे कोई कहते हैं डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ेगा कि ये हिजाब क्यों कर रही हैं या बाया क्यों पहन रही हैं? बिल्कुल ऐसा नहीं सर, आप जैसे चाहे रह सकते हैं। हमारे वहाँ पे बहुत सारे, मोस्टली अगर मैं आपको बताऊँ जिसको हुलिया बता रहे हैं, हमारे जो पठान भाई होते हैं, जिस तरह आपको जिस हुलिये में यहाँ पे नज़र आते हैं ना कि वो टोपी सर पे, दाढ़ी माशाल्लाह रखी होती है इन्होंने और एक शलवार कमीज़ में होते हैं, ये वहाँ पे भी वैसे होते हैं। इनकी बेगमात वहाँ पे भी ऐसे ही बाहर निकलती हैं, किसी को कोई इशू नहीं है। जापानीज़ किसी को वो पर्दा पे वो नहीं करते कि आप ऐसे क्यों चल रहे हैं। मेरे इवन जो पठान नहीं भी हैं, जो मेरे दोस्त हैं, वो बहुत सारे अपनी बेगमात को पूरी तरह पर्दा कराते हैं और उनको कोई इशू नहीं है। जापानीज़ जो सोसाइटी इसमें फुल ओपन है। इवन मेरे ऐसे दोस्त भी हैं जिनकी जापानीज़ बेगमात पूरी तरह पर्दा करती हैं। हाँ जी। इवन जो मेरे कुछ ऐसे दोस्त हैं जिनकी बेगम फिलिपिनोज़ हैं और वो ऐसे पर्दा करती हैं। हम जब गैदरिंग में इकट्ठे होते हैं तो वो अलग औरतों में बैठती हैं और हमारी भी कोशिश होती है कि जब वो हमारी गैदरिंग में बैठे हों तो हम लोग औरत मर्द जो है ना अलग अलग महफिल रखें अपनी, खाना इवन खाना भी अलग अलग सेपरेट होता है। तो हम भी इस चीज़ की बड़ी कोशिश है। तो रहने में कोई इशू नहीं सर, आप जैसे भी प्रैक्टिस करना चाहते हैं। दाढ़ी के साथ एक इशू ज़रूर होता है वहाँ पे जॉब करने वालों को कि जो फूड प्रोसेसिंग फैक्ट्रीज है ना उसमें ले वहाँ पे उस कैटेगरी में काम करना मुश्किल हो जाता है। इवन मैं जब पार्ट टाइम जॉब किया करता था तो वो मेरे लिए उन्होंने डेली चेक करते थे कि मैं शेव करके आया हूँ कि नहीं। मेरी बहुत ज़्यादा जल्दी ग्रोथ हो जाती है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि रात को करके सोते सुबह फिर वो नज़र आ रही होती है, तो वो कहती तुम करके नहीं आए। मैंने उनको बताता रहा हूँ कि ये मैं कर आया हूँ, लेकिन रात को उनके प्रोटोकॉल्स हैं, वो उनके प्रोटोकॉल्स हैं, उसमें आप जो है ना वो नहीं कुछ कर सकते। लेकिन ओवरऑल आप अगर प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हैं तो आपको कोई इशू नहीं है जापान में रहने। खाने पीने में हलाल हराम के हवाले से हाँ जी सर, इसमें कुछ एरियाज़ जो साइड कंट्री साइड्स है ना वहाँ पे इश्यूज़ है कि आपको हलाल फूड आसानी से नहीं मिलता। लेकिन अगर आपको अगेन लैंग्वेज आती है, मैं बहुत सारे ऐसे जापानीज़ रेस्टोरेंट जानता हूँ जो हलाल चिकन यूज़ करते हैं, क्योंकि वो बेसिकली सारा चिकन, मोस्टली चिकन आता है ब्राज़ील से। तो पूरी दुनिया में जो ब्राज़ील चिकन जाता है वो हलाल होता है। इवन अब टर्की से भी आना शुरू हो गया। तो वो उनको नहीं पता ये हलाल है कि नहीं, वो यूज़ कर रहे हैं क्योंकि मार्केट में वही मिलता है। तो अगर आपको उनको पूछना आता है, तो मैं जब उनसे एक दो बार जब मैंने पूछा तो वो पूरा पैकेट उठा के ले आते हैं कि हम ये वाला यूज़ करते हैं, देख लें। तो उसके ऊपर हलाल मार्क होता है, तो बड़े मज़े से हम खा सकते हैं। एक तो ये हो गया। दूसरा ये है कि जो मेन एरिया जहाँ पे हमारे ज़्यादा मुस्लिम रहते हैं वहाँ पे हलाल फूड बहुत ज़्यादा है, कोई इशू नहीं है, रेस्टोरेंट्स भी हैं। थैंक्स टू नेपालीज
सर नेपालियों ने बहुत सारे हलाल फूड बनाए हुए हैं, उनको करने के लिए काम कोई नहीं समझ आता ना, वो हलाल फूड बना लेते हैं। लेकिन ओवरऑल गोश्त की मार्केट या ओवरऑल हलाल फूड पे हमारे बंगाली भाई जो हैं इनका ना होल्ड है अच्छे तरीके से। इंपोर्टर्स में कई हमारे पाकिस्तानी बड़े बड़े इंपोर्टर्स हैं, मसाला जात इंपोर्ट करते हैं या कुछ दूसरी चीज़ें जो इंपोर्ट करते हैं, चावल वगैरह। लेकिन जो जापान के अंदर जो नेटवर्क है ना, वो बंगालियों का बहुत स्ट्रॉन्ग है। आपको खाने ये हलाल फूड शॉप्स जो हैं इनके हवाले से, रेस्टोरेंट में तो सर बड़ा आम मिल जाता है। अच्छा, आपका चूँकि ये है कि एंटरप्रेन्योरशिप और जो एक जापान और पाकिस्तान के अंदर जो बिज़नेस कोलैबोरेशन है, जी सर, उसके हवाले से भी आप बड़े प्रमोटर हैं। तो जो हमारे बिजनेसमैन कम्युनिटी है पाकिस्तान में, उनके लिए आप क्या सजेस्ट करते हैं और आपके पास क्या उसके लिए सजेशंस हैं? अच्छा सर, उसके लिए मैं सबसे पहले आपको अगेन वो बार बार वही बात आती है कि लैंग्वेज, आप जितना मर्जी ट्रांसलेटर इंटरप्रेटर हायर कर लें, जो बात अपने लिए आप खुद कर सकते हैं, जो एफर्ट आप अपने लिए खुद कर सकते हैं। मैं बड़ी एक टर्म यूज़ करता हूँ कि इंटरप्रेटर आपकी फीलिंग नहीं कभी भी बता सकता, वो फीलिंग आप ही बताएंगे, वो वर्ड्स में बताएंगे आप कि मेरी फीलिंग क्या है। तो आप कितने नीडेड हैं, आप कितने कीन है काम करने के लिए, आप कितने पैशनेट है काम करने के लिए, ये आप खुद बता सकते हैं। तो लैंग्वेज तो सबसे पहला स्टेप है कि आप अगर जापान जाएँ तो लैंग्वेज सीखें, अच्छी बात है सीखें। लेकिन अगर आप उसके अलावा ये चाहते हैं कि हम वहाँ जाके हायर कर लें, लोगों को काम कर लें, वो भी कोई इशू नहीं है, आप जा सकते हैं। थोड़ी मुश्किलात तो फिर ऑब्वियसली आती हैं अगर आप लैंग्वेज नहीं करते तो, लेकिन बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ सर बहुत ज़्यादा हैं। क्योंकि आपको पता है कि मतलब हमारे यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, कार्स, मशीनरीज, किसी भी किस्म के आप इसमें जो है ना वो मशीनरी आइटम में चले जाते हैं, टेक्नोलॉजी में, मतलब जापान हर एक चीज़ में उनका ब्रांड जो है ना वो लीड कर रहे हैं। तो वहाँ से इंपोर्ट एक्सपोर्ट का सर, इवन ये जो कंस्ट्रक्शन मशीनरी है, कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजीज़ हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा काम वहाँ से होता है। तो हमारे लिए इवन मेडिकल मशीन्स, प्रिंटिंग सेक्टर, मतलब ये तो वो चीज़ें हैं जिनको मैंने टच किया हुआ है और मैं समझता हूँ कि इसमें बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं हमारे लिए काम करने के लिए, अभी भी बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। सही। अच्छा, ये भी बताइए कि पाकिस्तान से क्या चीज़ वहाँ पे जो है ना वो एक्सपोर्ट की जा सकती है? अच्छा, चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन हमारे लिए जो इशू है वो क्वालिटी मैयर्स का है। हम सैम्पल तो बड़ा अच्छा बना के दे देते हैं, लेकिन जब हम मैस प्रोडक्शन में आते हैं तो वो समहाउ वो क्वालिटी मीट नहीं कर पाते। मैंने शुरू में कुकवेयर जो है वो जब पाकिस्तान से जापान लेके जाने की कोशिश की थी, और मुझे लगता था कि मैं बहुत अच्छे कुकवेयर्स वहाँ पे लेके जा रहा हूँ। लेकिन वो एक तो जब मैं सैंपल लेके गया वहाँ पे, मैंने कैटलॉग्स बाकायदा प्रिंट करवाए ट्रांसलेट करके जापानीज़ में, वो लेके गया वहाँ पे, सैंपल्स लेके गया। तो मैं उनको, जब ज़ाहिर मैं सेलमैन था वहाँ पे, तो मैंने तो बताना मेरी चीज़ नंबर 1 है दुनिया में, तो मैंने कहता था कि यार ये बहुत अच्छी है, और वो पाकिस्तान का नंबर 1 ब्रांड था। लेकिन वहाँ जाके वो कहती तो नॉर्मल चीज़ है, कोई बेहतर चीज़ लाओ, कोई हट के चीज़ लाओ, तो हम अपने नॉर्मल वेंडर से हट के तुम्हें कहेंगे कि हाँ हम इससे लेना चाहते हैं। क्योंकि ये बड़े रिजिड है सर, ये अगर इनको ज़रूरत नहीं पड़ती ना, अगर कोई वेंडर इनको तंग नहीं करता, तो ये नस्ल दर नस्ल उसी के साथ चलते हैं। इनके साथ बिजनेस करना जितना मुश्किल है उतना आसान भी है। जब एक दफ़ा हो गया तो फिर ये आपकी नस्लें उनके साथ काम करेंगी, उसका बेटा, फिर उसका पोता, फिर आपका बेटा, आपका पोता, वो इकट्ठे काम करेंगे। वो इतनी जल्दी वो जो है ना वेंडर चेंज नहीं करते। तो वो इश्यूज़ हैं क्वालिटी मेजर्स के। चीज़ें बहुत सारी हैं, जैसे यहाँ से पिंक सॉल्ट सर बहुत जाता है, ठीक है, यहाँ से अगर मेरी नॉलेज में है तो। उसके अलावा आईटी सेक्टर में हम बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं। मैं अभी कल एक जगह पे मीटिंग करने बैठा था, वो यूनिवर्सल स्टूडियो जापान जो है वो उनके कस्टमर थे, वो पाकिस्तानी कंपनी है, वो बड़े अच्छे से उनको हैंडल करें। तो इस तरह की चीज़ों में हमारी काफ़ी डिमांड है सर। असम साहब, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सर, आपने टाइम दिया और ये बड़ी मतलब कॉम्प्रीहेंसिवली आपने चीज़ों को जो है ना वो बड़े आसानी के साथ जो है वो हमें जो है वो बताया। आपका बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाने का। नाज़रीन, उम्मीद है कि हमारा आज का प्रोग्राम जो है जापानीज़ माशरे के हवाले से, सोसाइटी के हवाले से, वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। और हमारी कोशिश भी यही होती है कि आपको ऐसे मेहमानों से मिलवाया जाए कि जो हमारे इस माशरे की बेहतरी के लिए जो है वो यहाँ काम कर रहे हैं। इसके साथ ही हमारे आज के इस पॉडकास्ट का ख़त्म होता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। يا ظلام الليل
ليكفي ما